हाँ, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये जानना चाहेंगे कि वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर क्या है, या ये कौन से नंबर होते हैं जो यहाँ वास्तविक के रूप में रहते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या मतलब जो वास्तविक में होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 या ये संख्या जो वास्तव में रहती हैं, वास्तविक संख्या 1, 2, 3, 4 या दशमलव में कोई संख्या हो या फिर जैसे 0 भी हो, तो ये सभी से जो संख्याएं हैं ये हमारे पास कैसे कहलाती हैं, वास्तविक संख्या। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो काल्पनिक रूप में भी रहती हैं, तो आप आगे देखेंगे। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याएं जो 1, 2, 3, 4 कुछ इस प्रकार से हैं, इसमें पूरा सम्मिलित रहते हैं। दशमलव वाली संख्याएं रहती हैं, ये 0, ये भी वास्तविक संख्याओं में आता है। अब वास्तविक संख्याओं को यहाँ से कितने भागों में बांटा सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो वास्तविक संख्याएं हैं वो कितने 2 भागों में बांटा जाता है इन वास्तविक संख्याओं को। सबसे पहले इसमें पहली संख्या आती है परिमेय, परिमेय यानी कि रैशनल नंबर, रैशनल। दूसरा होता है यहाँ से अपरिमेय, अपरिमेय पर ये कहलाते हैं इर्रेशनल, इर्रेशनल। तो परिमेय संख्या कौन सी कहलाती है और परिमेय संख्या कौन कहलाती है? तो परिमेय संख्या का मतलब है, परिमेय वे संख्या कहलाती है जो हमारे पास P/Q के रूप में हो और यहाँ से Q का मान 0 के बराबर ना हो, तो वो हमारे पास कैसे कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। दूसरा हम यहाँ से पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का तात्पर्य है कि जो हमारे पास P/Q के रूप में ना हो, यानी कि जैसे कि जो संख्याएं रूट वाली होती हैं, जैसे √3 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, तो ये जो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और यहाँ से ये सभी संख्याएं जो P/Q या जिसको हम अंश तथा हर के रूप में या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो सभी संख्याएं कैसी कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब परिमेय संख्याओं को भी यहाँ से कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो होता है यहाँ से पूर्णांक, पूर्णांक, और दूसरा होता है यहाँ से फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, फ्रैक्शन। एक होती है इंटीजर यानी कि पूर्णांक और एक होती भिन्न। तो पूर्ण अंक, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, पूर्णांक, पूर्ण अंक या वो अंक जो पूर्ण रूप से होते हैं। अब पूर्ण रूप से अंक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास 1, 2, 3, ... -1, -2 और ये 0, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं, जो कि हमारे पास गिनती वाली जो संख्या होती हैं। और भिन्न में जैसे कि हमारे पास 1/2, अब 1/6, 7/8 और या फिर कोई संख्या 0.4, तो ये सभी संख्या जो हमारे पास किस में रहती हैं, ये फ्रैक्शन में रहती हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं पूर्ण अंक, जो पूर्ण रूप में रहते हैं। अब यही पूर्णांक हमारे पास कितने भागों में डिवाइड रहते हैं, 2 भागों में डिवाइड रहते हैं। एक तो यहाँ से होता है हमारे पास धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, और दूसरा यहाँ से रहता है हमारे पास ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। अब धन पूर्णांक में कौन कौन से, जैसे इसमें हमारे पास सभी धनात्मक संख्या आती हैं, 1, 2, 3, 4 ... जितनी भी धन की संख्या रहेगी वो सब धन पूर्णांक। इसमें साथ में हम 0 भी, या 0 को एक अलग से पूर्णांक, शून्य पूर्णांक भी कह सकते हैं, नहीं तो ये 0 जो है आपका ये धन पूर्णांक के अंतर्गत ही आ जाता है। ऋण पूर्णांक में, तो ऋण पूर्णांक में जैसे कि हमारे पास जो माइनस की संख्या होती है, -1, -2, -3, ठीक है, तो ये सभी संख्या ये किसकी, ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। अब धन पूर्णांक में ये कहाँ से कहाँ तक होती हैं, ये हमारे पास 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती हैं। ऋण पूर्णांक कहाँ से, -∞ से -1 तक रहते हैं, तो ये ऋण पूर्णांक होते हैं। तो अब हम इस पाठ में चर्चा करने वाले हैं धन पूर्णांक से संबंधित, धन पूर्णांक से संबंधित कुछ बातों की। तो अब इसके आगे देखिएगा। देखिए अभी हमने यहाँ से वास्तविक संख्याओं के रूप में कुछ फंडामेंटल समझा, यानी कि जो हमारे पास धन पूर्णांक होते हैं,
हमारे पास धन पूर्णांक कहाँ से, इन्फिनिटी से 1 0, ये सभी के किसमें के अंतर्गत आते हैं, ये धन पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम यहाँ धन पूर्णांक 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी, ये सभी के सभी हमारे पास धन पूर्णांक कहलाते हैं। अब इसके बाद इसमें आप समझेंगे यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड डिवीजन तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये हमारे पास विभाजन की एक प्रमेय है, या इसको हम थ्योरम भी बोल सकते हैं। ये विभाजन की जो थ्योरम है, इसका मतलब है जैसे कि अगर हम मान के चलते हैं किसी संख्या में भाग देते हैं, जैसे हमने 2 को भाग दिया 15, कितनी बार जाएगा, 7 बार, कितना आएगा 14, शेष क्या बचेगा 1। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो ये 1 है ये हमारे पास क्या है, यहाँ से शेषफल, जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ये 7 क्या है हमारे पास, ये भागफल है, जिसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं। ये हमारे पास 2 क्या है, ये हमारे पास भाजक कहलाता है, जो डिवाइडर। और ये जो 15 है ये हमारे पास कहलाता है भाग है, इसको हम बोलते हैं डिवाइडेंड। ये हो गया। अब यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम देखते हैं कि यहाँ से अगर 2 का गुणा करेंगे साथ में और 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 15। तो 7 दूनी 14 और 1 15, तो हमारे पास यहाँ 15, यानी कि भाज्य क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यूक्लिड डिवीजन, ये जो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसमें हमारे पास डिवाइडेंड इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्वोशिएंट और ये डिवाइडर। तो यहाँ से डिवाइडर क्रॉस क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हम देखते हैं तो ये जो हमारे पास जो रिमाइंडर रहता है, ये हमेशा रिमाइंडर है। ये यहाँ से हम देखेंगे जो शेषफल रहेगा वो क्या कभी भी जो भाजक से कभी बड़ा हो सकता है, तो शेषफल यहाँ कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम हमारे पास जो रिमाइंडर रहता है, रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइडर, और ये ग्रेटर देन किससे रहता है, 0 से, या 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहता है, और डिवाइडर कैसा रहता है, छोटा। अब इसी को हम दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं, दूसरे प्रकार से कि डिवाइडेंड इसको हम स्मॉल a से बराबर, डिवाइडर इसको हम b से, और क्वोशिएंट को स्मॉल q से, और प्लस रिमाइंडर को स्मॉल r से। तो ये जो हमारे पास प्रमेय है इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो पहले से सिद्ध हुई है, ठीक है, यानी कि a बराबर bq प्लस r। अब यहाँ से r क्या होगा, ये डिवाइडर, r जो है वो रिमाइंडर है, q इसमें क्या है, वो डिवाइडर है, इसमें b क्या है, q जो क्वोशिएंट है, b इसमें क्या है, डिवाइडर, a क्या होगा, डिविडेंड होगा, ठीक है, या जिस संख्या में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो ये जो हमारे पास थ्योरम है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो r का मान रहता है, r का मान कैसा रहेगा, b से छोटा रहेगा, और यहाँ से 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहता है। तो ये हमारे पास है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसके आगे हम देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन ये प्रमेयिका है, आगे है एल्गोरिथम। तो उस एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये कुछ विशेष चरणों या विभाजित चरणों की, कुछ विभाजित चरणों की एक श्रृंखला होती है, ठीक है। ये कुछ विभाजित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जिससे कोई समस्या क्या की जाती है,
समस्या हल की जाती है, जिससे कोई भी समस्या हल की जाती है। ये केवल एक क्या होती है, कोई चरणों की श्रृंखला होती है, जिससे किस चीज़ की क्या कर सकते हैं, यहाँ से समस्या हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे समस्या, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में समस्या है किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का, किन्हीं संख्याओं का HCF ज्ञात करना, या ये कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम दो या दो से अधिक संख्याओं का क्या ज्ञात कर सकते हैं, HCF ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। और ये एल्गोरिथम का मतलब होता है कि ये कुछ विभाजित चरणों क्या होती है, एक श्रृंखला होती है, जिससे कोई समस्या क्या की जाती है, हल की जाती है। अब इसके जो चरण होते हैं, वो सबसे पहले क्या होता है, जैसे अगर हमें किसी संख्या के HCF ज्ञात करना है, तो HCF ज्ञात करने के लिए जो हमारा पहला चरण रहेगा या पहला स्टेप रहेगा, उसमें क्या कहते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल मान के चलते हैं A एंड B दो संख्याएं A एंड B, अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि EDL का उपयोग करेंगे। हम यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने के बाद यहाँ से हम देखेंगे, यानी कि देखने पर अगर हमारे पास r बराबर 0 नहीं है तो दूसरे चरण में हम चरण 2 में पुनः EDL का उपयोग करेंगे। हम इसका दोबारा उपयोग करेंगे अगर r का मान 0 के बराबर नहीं है। r क्या है, यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर यानी कि शेष पर उपयोग करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक कि r का मान 0 ना हो जाए, तब तक r का मान क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। जैसे ही मान के चलते हैं r का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 0, r बराबर 0 होने पर हम क्या कर सकते हैं, HCF ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो या दो से अधिक जो जितनी भी संख्या हो, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से r का मान 0 के बराबर है या नहीं है। अगर 0 के बराबर है तो फिर हम डायरेक्टली जो उसका हमारे पास डिवाइडर रहेगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ से उसका HCF निकल आएगा। और शायद अगर r का मान 0 के बराबर ना हुआ तो हम क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक कि r का मान किसके बराबर ना हो जाए, 0 के बराबर। और जैसे ही r का मान 0 हो जाए r का मान 0 हो जाए तो तुरंत जो हमारे पास डिवाइडर होता है, डिवाइडर ही HCF होगा। तो जो हमारे पास लास्ट डिवाइडर बचता है या डिवाइडर बचता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, लास्ट HCF होगा। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझेंगे। हम क्या करेंगे, इसके स्टेप 1 में हम जैसे कि पिछले उसमें पढ़ चुके हैं, अगर हमें दो संख्याओं का HCF यानी कि मासा ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। जैसे कि हम यहाँ से 145 का 225 में भाग देंगे। भाग कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा 145 0 8 80, तो यहाँ कितना शेष बचा, 80। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इस 80 का भाग देते हैं 145 में। यदि 145 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ 80 बचेगा 5 6। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, 65 का भाग देते हैं 80, और तब तक भाग देते हैं जब तक कि पूरा भाग ना चला जाए। तो इसका भाग देंगे एक बार 65, बचेगा शेष 15। 15 का भाग देंगे 15 चौका 60, 5 बचेगा, 5 का भाग देंगे 15 में 3 बार। अब यहाँ से क्या हो गया, पूरा भाग चला गया। तो इसी प्रकार से हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, EDL का उपयोग,
यूक्लिड डिवीजन, ये कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका से हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास बड़ी संख्या कौन सी है 225। हम 225 को क्या लिख सकते हैं कि 225 बराबर 145 गुणा 1 प्लस इसका शेषफल कितना बच रहा था 80, तो यहाँ आ जाएगा 80। फिर इसके बाद क्या करेंगे, और हम यहाँ से ये हमारा एक स्टेप हो गया, क्या यहाँ से r का मान 0 के बराबर है, यहाँ से हम देखते हैं कि r इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम पुनः क्या करेंगे, पुनः ईडीएल से लगाएंगे, पुनः 145 का 145 के गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 80 गुणा 1 प्लस 65, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। क्या अभी भी r का मान 0 के बराबर है, r इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ से 80 का करेंगे, तो 80 को लिख सकते हैं हम 65 गुणा 1 प्लस 15। अभी भी r का मान क्या है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक बार और दोहराएंगे, एक बार और दोहराएंगे तो हमारे पास 65 का लिखेंगे हम 15 गुणे 4 प्लस शेष बचेगा 5। क्या अभी भी यहाँ से r इक्वल टू 0 है, नहीं। तो हम फिर से एक बार और क्रिया दोहराएंगे, जब दोहराएंगे तो हमारे पास आएगा 15 बराबर 5 गुणा 3 प्लस 0। अब हम यहाँ से देखते हैं कि r इक्वल टू 0, हमारे पास यहाँ क्या हो गया, r का मान 0 के बराबर हो गया। ये कहें कि शेषफल जो है वो कितने के बराबर हो गया 0। और जैसे ही हमारे पास शेषफल 0 के बराबर हो जाता है, जैसे ही शेषफल 0 के बराबर हो जाएगा, तुरंत ही डिवाइडर में हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा SCF। तब यहाँ से देखेंगे, तब SCF 145, 225 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा SCF कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। तो EDL का तात्पर्य ये है कि हम क्या करते हैं, ये जो बड़ी संख्या होती है उसके इस रूप में लिख लेते हैं, यानी कि EDL का मतलब होता है A बराबर BQ प्लस R। इस प्रकार से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं।